मेरी आज की ये वीडियो उन ख़वातीन के लिए है कि जो हमल करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन हमल नहीं हो रहा, और हमल करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा अद्वियात बाज़ औक़ात ख़वातीन खा चुकी होती हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी अंडेदानी में अंडे बनाने की सलाहियत बिल्कुल कम रह गई है या ख़त्म हो गई है, या उनको कोई एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनके अंडों का रिज़र्व काफ़ी कम हो जाता है, या कोई और इन्फेक्शन है जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, बाज़ों का टीबी का मसला होता है उसमें भी, या पहले सर्जरीज़ हुई हो बहुत ज़्यादा, उसमें भी आपकी ओवरीज़ डैमेज हो जाती हैं और आपकी अंडेदानी में अंडे बनाने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी ख़वातीन जब IVF भी करवाती हैं तो IVF में भी उनका रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आ रहा होता या उनके अंडे तादाद में बहुत कम बन रहे होते हैं। तो मेरी ये वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जिनकी ओवरीज़ का रिज़र्व बहुत कम रह गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास क्लिनिक में बहुत सी ख़वातीन हमल करने के लिए आ रही होती हैं। काफ़ी अरसे से वो कोशिश कर रही होती हैं कि उन्हें हमल हो, लेकिन बांझपन का मसला होता है कि सेटल हो ही नहीं रहा होता। बाज़ केसेस में प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया होता। बाज़ केसेस में ये होता है कि इन्वेस्टिगेट किए बगैर यानी टेस्ट किए बगैर ख़वातीन को इलाज पे इलाज एडवाइस किया जाता है। इसमें उन बेचारी ख़वातीन का कसूर नहीं है। कसूर मैं कहूँगी उन लोगों का है जो बग़ैर टेस्ट किए, जो बग़ैर इन्वेस्टिगेट किए पेशेंट्स को दवाइयों पे दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। वो बेचारी गोलियों पे गोलियाँ खाती रहती हैं इस ख्वाहिश में कि उन्हें औलाद हो, लेकिन बार बार गोलियाँ खाने से या बार बार आपके टेस्ट किए बगैर, आपकी चीज़ें ठीक किए बगैर, आपके हार्मोन्स ठीक किए बगैर, वजह जाने बगैर जब मुसलसल इलाज पे इलाज किया जाता है तो क्या होता है कि आपकी अंडेदानी में अंडों का रिज़र्व बहुत कम रह जाता है, और जब अंडों का रिज़र्व कम रह जाता है, आपके अंडे नहीं बनते, फिर आगे आप किसी फर्दर इलाज के काबिल नहीं रहते या मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इलाज करना। इवन IVF जो हम कहते हैं कि जी सबसे महंगा इलाज भी है, और अगर किसी भी तरह प्रेगनेंसी ना हो रही हो तो IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए जो बांझपन का इलाज किया जाता है वो भी ऐसी ख़वातीन में बहुत मुश्किल हो जाता है जिनका अंडों का रिज़र्व बहुत कम होता है। तो मैं इस वीडियो में मैं गाइड करूँगी ऐसी ख़वातीन को जिनका ओवेरियन रिज़र्व यानी अंडेदानी की अंडे बनाने की सलाहियत बहुत कम रह जाती है। ओवेरियन रिज़र्व को हम चेक कैसे करते हैं, मैं अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ये गाइड कर चुकी हूँ कि मुख्तलिफ़ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं। जब हम प्रेगनेंसी करने की कोशिश कर रहे होते हैं उससे पहले ख़वातीन के हार्मोन्स के टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उनकी ट्यूब्स का टेस्ट किया जाता है, हस्बैंड के सीमन का टेस्ट किया जाता है, सारा कुछ देखा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है ताकि सबको ठीक किया जाए और फिर बांझपन का इलाज किया जाए, फिर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट किया जाए ताकि सक्सेसफुल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो। तो IVF से पहले भी हम सारे ये टेस्ट करते हैं। इन हार्मोन्स में एक ब्लड टेस्ट है जिससे हमें पता चल सकता है कि अंडेदानी में अंडों का रिज़र्व कैसा है। वो ब्लड टेस्ट है आपका AMH लेवल, जो एक सिंपल खून का टेस्ट है जो आप करवाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि आपकी अंडेदानी में अंडे बनाने की सलाहियत कितनी रह गई है। दूसरा टेस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चलता है कि आपके ओवरीज़ का साइज़ क्या है और उसमें छोटे छोटे अंडे कितने हैं जिनको हम ग्रो करा सकते हैं। इससे भी आपके अंडों के रिज़र्व का हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता है ताकि हम आप उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अब ऐसी ख़वातीन मैंने देखा है कि जिनके रिज़र्व कम हैं, जब वो IVF कराती हैं तो उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं आ रहा होता, यानी उनके फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे होते। बाज़ुकात 2-3 फॉलिकल्स बनते हैं, बाज़ुकात 1 फॉलिकल बनता है, बाज़ुकात एक भी फॉलिकल जो ग्रो कर रहा होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये सारा ओवरीज़ के रिज़र्व कम होने की वजह से होता है। जब वो IVF का ट्रीटमेंट ऑप्ट करती हैं उस वक्त तक ख़वातीन की मैंने देखा कि एज 40 या उससे ऊपर पहुंच जाती है, जिससे क्या होता है कि एक तो आपकी अंडेदानी में अंडे ख़त्म हो गए, दूसरा उनकी क्वालिटी ख़राब हो गई, तो जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है, दुश्वारी होती है, आपकी अच्छी क्वालिटी के एग नहीं बनते और उससे फिर एम्ब्रियोज़ नहीं बनते और हमल करने में दुश्वारी होती है। तो ऐसी ख़वातीन अब क्या करें जिनका रिज़र्व इतना ड्रॉप हो गया। अगर हम कहते हैं कि आपका AMH लेवल 1 से कम है तो आपको सोचना चाहिए कि अब आपने मज़ीद कोई और गोलियां खाने वाले या रैंडम ट्रीटमेंट्स नहीं करने। आपको सोचना चाहिए कि आप IVF की तरफ आ जाए, क्योंकि आपके पास अब वक्त कम है, आपकी ओवरीज़ में रिज़र्व कम रह गया। लेकिन ऐसी ख़वातीन
जहन में रखें कि जब भी वो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उनके रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे नहीं आएंगे। वो ये ना सोचें कि जी अगर 7 पेशेंट जो है उसके 20 फॉलिकल्स बन रहे हैं, 15 फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो मेरे क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आपका रिजर्व कम है, आपका रिस्पॉन्स कम आएगा। लेकिन आपका एक भी फॉलिकल बन जाता है तो वो एक कीमती फॉलिकल है, और उसमें से एक भी अंडा निकल आता है तो वो हमारे लिए गोल्डन एग है। क्योंकि अगर एक अंडा हमें मिल जाता है और गुड क्वालिटी का होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, उसके साथ प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। तो हमारे लिए चाहे एक फॉलिकल ग्रो कर रहा हो, 2 फॉलिकल ग्रो कर रहा हो, ऐसे पेशेंट्स में ये गनीमत है। अब इन लो रिजर्व पेशेंट्स के लिए ऑप्शंस जो मौजूद है उसमें एक तो ये है कि जब हम आईवीएफ करते हैं तो आईवीएफ के प्रोसीजर में जब आपके फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं और हमें पता लगता है कि 1 या 2 फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं और बाकी सारे फॉलिकल्स छोटे हैं, तो बाज़ वक़्त हम एक ट्रीटमेंट प्लान हमारा होता है ड्यूअल स्टिमुलेशन। ड्यूअल स्टिमुलेशन में ये होता है कि आपके जो फॉलिकल्स बड़े साइज़ के हो गए हम उनको पिक कर लेते हैं, और जो पीछे से छोटे फॉलिकल्स आ रहे होते हैं हम ट्रीटमेंट स्टॉप करने की बजाय 2 दिन के बाद फिर दोबारा से फिर स्टिमुलेशन उसकी स्टार्ट कर देते हैं। यानी आपके जो पीछे छोटे वाले फॉलिकल्स ग्रो करके थोड़े से साइज़ में बड़े हुए, हम उन्हीं को ही आगे लेके चलते हैं और उनको ग्रो करते हैं, और फिर ग्रो करने के बाद उन फॉलिकल्स को दोबारा से हम निकालते हैं। इसे कहते हैं ड्यूअल स्टिमुलेशन। यानी हमने एक दफ़ा स्टिमुलेट किया, जो बड़े फॉलिकल्स थे वो निकाल लिए, जो पीछे से छोटे फॉलिकल्स मिडवे पहुँचे थे उनको मज़ीद हमने स्टिमुलेट करके ग्रो करवाया, और उसके बाद फिर उन फॉलिकल्स को हमने निकाल लिया। तो ये ड्यूअल स्टिमुलेशन का ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो हम ऐसे कपल्स को देते हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कि हम कपल्स को ये सजेस्ट करते हैं कि ड्यूअल स्टिमुलेशन उनमें होती है कि जिनके फॉलिकल्स पीछे से ग्रो करके मिडवे पहुँचे होते हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कि फॉलिकल्स ही नहीं मिल रहे होते, या छोटे के छोटे ही रह जाते हैं और वो मिडवे नहीं पहुँचते। तो ऐसे कपल्स में हम रिपीटेड आईवीएफ साइकिल्स की सजेशन देते हैं, और ताकि आपके आईवीएफ साइकिल करें उसमें आपके 1-2 फॉलिकल्स जो मिलते हैं उनको पिक करें, एग्स निकालें और एम्ब्रियो बना के उसको फ्रीज़ कर दें। बार बार ये 2-3 जब आप आईवीएफ साइकिल्स करते हैं, कॉस्ट तो बेशक उसकी बढ़ जाती है, लेकिन उसमें ये होता है कि जितने भी एग्स मिलते हैं उनको इकट्ठी करके एम्ब्रियो बनाए जाते हैं और उन एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ किया जाता है। इसे कहते हैं एम्ब्रियो बैंकिंग। यानी जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं उसी तरह एम्ब्रियोज़ को बना के हम बैंकिंग कर लेते हैं, बैंक में जैसे जमा किया जाता है उसी तरह। तो इनको हम जब फ्रीज़ कर लेते हैं और हमारे पास तादाद में 2, 3, 4 एम्ब्रियोज़ बन जाते हैं, उसके बाद फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर प्रोसीड करते हैं, लेकिन पहले हम एम्ब्रियो बैंकिंग कर लेते हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कि पेशेंट्स बार बार आईवीएफ के प्रोसीजर्स अफोर्ड नहीं कर रहे होते, ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस में मिनी आईवीएफ का ऑप्शन अवेलेबल होता है। मिनी आईवीएफ में हम ये करते हैं कि हम जो दवाइयाँ एक पूरे फुल फ्लेज आईवीएफ में इस्तेमाल करते हैं उसकी निस्बत कम मिकदार में दवाइयाँ इस्तेमाल करके देखते हैं, क्योंकि ऐसे कपल्स में रिज़र्व कम होता है, हमें पता नहीं होता कि रिस्पॉन्स आता भी है कि नहीं आता। तो ऐसे केसेस में कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम जो दवाइयों की मिकदार है वो कम इस्तेमाल करते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर फॉलिकल बन जाता है तो फिर उसको पिक कर लिया जाता है, उसको इकट्ठी करके फिर एम्ब्रियो बनाया जाता है और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा ऐसे कपल्स जो बिल्कुल भी आईवीएफ अफोर्ड ना कर सक रहे हों, तो उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए नेचुरल आईवीएफ का प्रोसीजर भी मौजूद है। नेचुरल आईवीएफ में ये होता है कि हम आपके हर साइकिल में देखते हैं कि आपके फॉलिकल्स कोई नेचुरली कोई फॉलिकल कोई बड़ा हुआ है, कोई ग्रो हुआ है। अगर हुआ है तो हम उसको पिक कर लेते हैं। यानी पहले ओवरीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए मेडिसिन्स नहीं देते, जिससे आईवीएफ की कॉस्ट कम हो जाती है। जो कुदरती तौर पे बना हुआ बड़ा हुआ फॉलिकल्स होता है हम उसको निकाल लेते हैं उसमें से एग, और फिर उस पर इकट्ठी करके एम्ब्रियो बनाया जाता है। अगर ये नेचुरल आईवीएफ भी कोई अफोर्ड ना कर सके तो ऐसे केसेस में जो है हम ऐसे कपल्स को ये सजेस्ट करते हैं कि चलें आप आईवीएफ किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते तो लो रिज़र्व पेशेंट्स जो हैं उनमें आप बजाय ये कि दवाइयाँ खा खा के अपने एग्स को ज़ाया करें, आप ये करें कि आप हर साइकिल में, अगर आपका साइकिल रेगुलर है, मिड साइकिल में अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, यानी स्पर्म्स की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है, आपके यूट्रस के अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपकी ओवरीज़ का लो रिज़र्व यानी अंडे बनाने की सलाहियत कम है, तो ऐसे कपल्स में हम उनको कहते हैं कि अपने मिड साइकिल में, यानी अगर आपका साइकिल 28 दिन का है तो 11वें या 12वें दिन अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। उस पर अगर फॉलिकल बड़े साइज़ का मिलता है तो उसको ट्रिगर करते हैं ताकि एग मैच्योर हो और उसकी ओवुलेशन यानी अंडे के बाहर निकलने की टाइमिंग हो। जिस टाइम पे एग निकलना हो उस वक्त टाइम्ड इंटरकोर्स यानी उस वक्त हस्बैंड वाइफ को मिलने का मशवरा देते हैं, ताकि वो जो एग
मेच्योर होके ओवुलेट हुआ है, जिस टाइम पे निकलना है उस टाइम पे हस्बैंड वाइफ मिलें, जिससे उनके प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये सारी एडवाइस थी उन कपल्स के लिए जिनकी रिज़र्व्स बहुत कम हैं। लेकिन ये है कि जब भी कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करें उससे पहले क्वालिटी ऑफ एग बेहतर करने का ट्रीटमेंट ज़रूर करें, ताकि जो भी हमें एग्स मिले, 1 मिले 2 मिले, कम से कम उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वो फर्टिलाइज़ होकर एक अच्छा सा एम्ब्रियो बने और आपका IVF सक्सेसफुल हो।